Hello everyone. First of all, a very happy Deepavali to all of you. Let's start with our newspaper discussion. The first topic is that Covaxin has got WHO's emergency use nod. Let's see. Now, as we know that Covaxin has been developed by Bharat Biotech along with ICMR and this is India's first indigenous COVID vaccine. Indigenous का मतलब होता है जो इंडिया ने खुद पहली पूरी तरीके से खुद से जो वैक्सीन डेवलप किया है वो इंडिया का पहला जो है ये कोवैक्सीन है. नाउ दिस इज अ होल विरियन इनएक्टिवेटेड, ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है अगेंस्ट सार्स कोविड 2. ठीक है. Okay, now WHO has granted emergency use listing. This is called as EUL for person above 18 years. So 18 plus persons के लिए इस पर्टिकुलर वैक्सीन को WHO ने सहमति दे दी है विद 2 डोजेस. दो डोज की बात की गई है 4 वीक्स अपार्ट. 4 वीक्स मीन्स 1 मंथ. सो एक मंथ की अंतर में होना चाहिए फर्स्ट वैक्सीन और सेकंड डोज, मतलब फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बीच में 1 मंथ का डिफरेंस एटलीस्ट होना चाहिए एंड 2 डोज लेने हैं. सो दिस हैज़ बीन सेट बाय WHO. नाउ देयर हैज़ बीन नो रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग चिल्ड्रन. सो जैसा कि बात चल रही है कि चिल्ड्रंस के लिए भी न्यू वैक्सीन आने वाली है, बट कोवैक्सीन के लिए इस पर्टिकुलर कोवैक्सीन जिसको इंडिया ने भारत बायोटेक ने बनाया है उसको चिल्ड्रंस के लिए अभी अप्रूव नहीं किया गया है. इसके अलावा जो प्रेग्नेंट वुमेन्स की बात की गई थी उसके लिए भी डेटा इनसफिशिएंट बोला गया है बाय WHO. Now, it will help in easing international travel for Indians who have opted for this vaccine. Now, जैसा हमें पता है कि कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि यूके जो है उसने इंडिया के ऊपर, इंडिया ने में जिस पर्सन ने भी कोवैक्सीन ले रखी थी उनके ऊपर उन्होंने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे. तो उस पर्टिकुलर चीज़ का अब ऐसा कोई इशू नहीं होगा बिकॉज WHO ने खुद इसको मंजूरी दे दी है कि दिस इज द रिकग्नाइज्ड वैक्सीन. नाउ कोवैक्सीन का अगर हम सक्सेस परसेंटेज की बात करें तो इट शोज 78% ओवरऑल एफिकेसी. अगर ओवरऑल की बात करें तो 78% प्रोवाइड करता है अगेंस्ट कोविड-19 ऑफ एनी सिवियरिटी. अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स की बात करें तो 78% का सक्सेस रेशियो है कोवैक्सीन का, जो कि 14 डेज के बाद देखा जाता है आफ्टर सेकेंड डोज. किसी पर्सन ने जब सेकेंड डोज ले लिया होता है उसके 14 डेज के बाद चेक किया जाता है कि उसकी एफिकेसी कितनी है. नाउ ओवरऑल अगर सिवियर कोविड की बात की जाए तो उसमें इसकी एफिकेसी 93% हो जाती है और जो डेल्टा वेरिएंट है उसके अगेंस्ट इसकी एफिकेसी 65% है. ओके, सो इसके अलावा इट इज़ एक्सट्रीमली सुटेबल फॉर लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज ड्यू टू इट्स इजी स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स. इसके लिए कोई भी एक अलग तरीके से किसी भी टाइप का स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स नहीं है, बहुत ही आसानी से इसको स्टोर किया जा सकता है. इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है लो इनकम कंट्रीज़ के लिए और मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए जिनका पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है. नाउ दिस emergency used listing given by WHO has come after 12 crore doses have already been administered in India. जैसा हमें पता है कि ये इंडिया का ऑफिशियल जो पहला खुद से लॉन्च किया गया वैक्सीन है. सो इंडिया कोवैक्सीन और कोविशील्ड इन दोनों वैक्सीन के साथ इंडिया ने स्टार्ट किया था अपना इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, वैक्सीनेशन प्रोग्राम अगेंस्ट कोविड, जिसमें से कोवैक्सीन जो है, कोवैक्सीन इंडिया का इंडिजीनियस है. सो इंडिया ऑलरेडी 12 करोड़ प्लस लोगों को ये वैक्सीन दे चुका है. इसके बाद जाकर WHO ने फाइनली हमें अप्रूवल प्रोवाइड किया है कि दिस वैक्सीन इज सेफ टू यूज़. नाउ कोवैक्सीन सिर्फ इंडिया यूज़ नहीं कर रहा है, इसके अलावा कोवैक्सीन ने इंडिया ने बनाकर इसको कुछ और कंट्रीज़ में भी ट्रांसफ़र किया है जैसे कि म्यांमार, पैराग्वे, जिम्बाब्वे, मॉरिशस और ईरान. इनको हमने एज ग्रांट्स प्रोवाइड किए हैं, हमने बेचा नहीं है, एज ग्रांट्स प्रोवाइड किया है हमने इनको. ओके, कुछ कंट्रीज़ के लोकेशन वगैरह हम देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट म्यांमार. नाउ सी दिस इज इंडिया, दिस इज बांग्लादेश, जस्ट नेबर ऑफ इंडिया. जैसा आप यहाँ देख रहे हैं इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वो यहाँ पर है. एज यू कैन सी दीज आर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड उसके जस्ट बगल में आप ये जो कंट्री देख रहे हैं दिस इज म्यांमार, ऑल्सो कॉल्ड एज बर्मा. ओके, नाउ सेकेंड कंट्री, ये देखिए ये हो गया म्यांमार. नाउ सेकेंड इज पैराग्वे. लेट्स सी पैराग्वे. नाउ दिस इज साउथ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका. नाउ सी बिल्कुल सेंट्रल में दिस पर्टिकुलर कंट्री इज पैराग्वे, बिल्कुल बीच में है. ठीक है, सो दिस इज पैराग्वे. नाउ लेट्स गो इन द थर्ड कंट्री दैट इज मॉरिशस. जैसा हमें पता है कि अफ्रीका के बगल में दिस इज अ आइलैंड, दिस कॉल्ड एज मेडागास्कर. मेडागास्कर के जस्ट बगल में छोटे छोटे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, उनमें से एक ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है मॉरिशस है, दैट इज फाउंड इन इंडियन ओशन. ओके, नाउ फोर्थ इज जिम्बाब्वे, अफ्रीका के अंदर ही. नाउ दिस इज अफ्रीका, लोअर पोर्शन में साउथ पार्ट में दिस इज अ कंट्री कॉल्ड एज जिम्बाब्वे. ओके, एंड फाइनली वी आर टॉकिंग अबाउट ईरान. नाउ सी दिस इज इंडिया, राइट. उसके बगल में पाकिस्तान एंड पाकिस्तान के साथ में दिस इज ईरान. सो इंडिया एंड ईरान का डायरेक्ट सी रूट है. ओके, सो दीज वर द 5 कंट्रीज जिसको हमने ग्रांट्स में वैक्सीन प्रोवाइड किया है. यू कैन सी म्यांमार, दीज आर म्यांमार,
Paraguay, Zimbabwe, Mauritius, and Iran. Okay, these are the 5 countries. Now, next topic is Ayodhya. Now, as it is Diwali today, so we'll be talking a bit about Ayodhya. Now, first of all, it is located on the banks of Saryu River. ठीक है. Now, this particular place, Ayodhya, is also called as Saket. Now, Saket is an ancient city of India, जिसको हम जो मिलता जुलता है अयोध्या के साथ. तो जो चीज़ें साकेत के बारे में बताई गई हैं वही सेम पर्टिकुलर चीज़ें अयोध्या के बारे में अभी सही हैं. तो ऐसा माना जाता है कि जो अभी का अयोध्या है, हो सकता है कि जो पहले का साकेत यही अयोध्या ही था. नाउ इट वाज द कैपिटल ऑफ कोसाला किंगडम. हमें पता है टोटल 16 महाजनपद थे, उनमें से एक जो महाजनपद था दैट वाज कोशाला. दिस कोशाला जो था इसका कैपिटल था अयोध्या. नाउ 5th और 6th सेंचुरी में जिस टाइम बुद्धिज्म का प्रमोशन हो रहा था, जब बुद्धिज्म प्रमोट हो रहा था, एट दैट पर्टिकुलर टाइम देयर वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस दैट वाज श्रावस्ती. श्रावस्ती जो था अयोध्या के अंदर ही था. दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन बुद्धिज्म एंड दिस वाज इनसाइड अयोध्या. ओके, देन 11th-12th सेंचुरी में कन्नौज, हमें पता है ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल की तरफ बढ़ता है, एंड दैट कन्नौज वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल. कन्नौज जो था वो भी अयोध्या के अंदर ही था. उस टाइम अयोध्या को अवध बोलते थे, एंड दिस वाज लेटर इंक्लूडेड इन दिल्ली सल्तनत. सो पहले कन्नौज का स्ट्रगल के बीच में ये रहा, अयोध्या रहा. उसके बाद अयोध्या बिकेम अ पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत, देन इट बिकेम अ पार्ट ऑफ जौनपुर किंगडम. हमें पता है कि दिल्ली सल्तनत के डिसइंटीग्रेट होने के बाद बहुत सारे रीजनल किंगडम्स आते हैं, तो उसी किंगडम्स में से एक जो था जौनपुर किंगडम, उसके अंदर अयोध्या जाता है, एंड फाइनली इट वाज अगेन इंटीग्रेटेड इनटू मुगल एम्पायर. ओके, नाउ इसके अलावा अगर डिफरेंट हिंदू लेजेंड्स की बात माने तो मनु, जो हमें पता है जिन्होंने मनुस्मृति लिखी थी, ही फाउंडेड अयोध्या. ओके, नाउ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज रिकॉर्डेड इन रामायण ऑल्सो. सो रामायण में भी ये बात लिखी गई है कि मनु ने ही अयोध्या का बनाया है. ओके, नाउ उसके बाद लेटर ऑन अयोध्या बिकेम कैपिटल ऑफ सूर्यवंशी डायनेस्टी विच वॉज रूल्ड बाय मैनी किंग्स. जैसे कि इक्ष्वाकु डायनेस्टी, जो इक्ष्वाकु डायनेस्टी के जो फाउंडर थे दैट वाज किंग इक्ष्वाकु. उसके बाद पृथु, मंधाता, हरिश्चंद्र, सागर, भागीरथ, रघु, दिलीप, दशरथ एंड राम, एज वी नो लॉर्ड रामा. ओके, नाउ इसके अलावा अयोध्या का जो रेफरेंस है इट हैज ऑल्सो फाउंड इन अथर्ववेद. सो इफ यू रिमेंबर अथर्ववेद क्या है, सो अथर्ववेद कंटेन्स स्पेल्स, रिमेंबर, प्रेयर्स, चार्म्स, ये सब चीज़ें मिलती हैं अथर्ववेद के अंदर. तो इसके अंदर भी अयोध्या का मेंशन मिलता है हमें. इसके अलावा जैनिज्म की बात करें तो इट ऑल्सो क्लेम्स दैट 5 तीर्थंकारास वर बॉर्न हियर, दैट इज अयोध्या में. सो हमने देखा, देखिए यहाँ पर देखिए बुद्धिज्म के अंदर भी इसका इंक्लूजन है, इसके अलावा हिंदुइज्म के अंदर भी इसका इंक्लूजन है, एंड जैनिज्म के अंदर भी इसका इंक्लूजन है. ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस. नेक्स्ट टॉपिक इज दैट पैलेस्टाइन हैज कॉल्ड फॉर इंडिया सपोर्ट. लेट्स सी, रिसेंटली जो COP26 का मीटिंग हुआ है, कहाँ पर हुआ है, ग्लासगो में, एज वी नो ग्लासगो. ठीक है, वहाँ पर पैलेस्टाइन के जो प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद शाते, उन्होंने कहा है दैट इंडिया कैन प्ले अ स्टेबलाइजिंग रोल इन वेस्ट एशिया. तो जो वेस्ट एशिया का पार्ट है वहाँ पर इंडिया एक स्टेबलाइजिंग रोल प्ले कर सकता है. ये उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा है. कैसे? बाय मेंटेनिंग कोऑपरेशन विद ऑल रिलेटेड पार्टीज, यानी कि हर एक पार्टी के साथ अगर हम रिलेशन बना के रखें तो इंडिया एक बहुत ही स्टेबलाइजिंग रोल की तरफ कर सकता है. नाउ इसके अलावा ये न्यूज़ में क्यों आई ये इशू, देखिए हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो रिसेंटली इजराइल के विजिट पे गए थे, बट उन्होंने पैलेस्टाइन का विजिट नहीं किया. सो इसके कारण पैलेस्टाइन ने इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को उठाया है दैट इंडिया शुड कम टू द सपोर्ट ऑफ पैलेस्टाइन. इसके अलावा इंडिया की रिसेंटली बात की जाए तो इंडिया अभी नॉन परमानेंट मेंबर है ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 2021-2022. इसके अलावा ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भी इंडिया को री इलेक्ट किया गया है फॉर 2022 से लेकर 2024 तक के लिए. ठीक है, अगर इंडिया के रीसेंट स्टैंड की बात करें ऑन पैलेस्टाइन के ऊपर कि क्या स्टैंड रहा है इंडिया का, पहले इंडिया पैलेस्टाइन को पूरी तरीके से सपोर्ट करता था, बट रिसेंटली इंडिया ने इस ट्रेडिशन को ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया है. 2019 में क्या हुआ था, यूनाइटेड नेशन की जब मीटिंग चल रही थी तो इंडिया ने इजराइल के फेवर में वोट किया था एट इकोसॉक. इकोसॉक क्या है, यूनाइटेड नेशन के टोटल 6 बॉडीज़ हैं, उसके अंदर एक जो बॉडी है वो इकोसॉक है. ठीक है, यहाँ पर इजराइल का फेवर किया था टू डिनाई द ऑब्जर्वर स्टेटस टू पैलेस्टाइन ऑर्गेनाइजेशन शाहिद. शाहिद एक पैलेस्टाइनियन ऑर्गेनाइजेशन है. जब इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया कि क्या इसे ऑब्जर्वर स्टेटस प्रोवाइड करना चाहिए इकोसॉक के अंदर या फिर नहीं, तो इजराइल, देखिए इजराइल और पैलेस्टाइन जो है ये दोनों बिल्कुल साथ में नहीं रहते हैं.
इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में बिल्कुल बनती नहीं है। सो पैलेस्टाइन के अगेंस्ट इसराइल रहता है। सो पैलेस्टाइन ने जब शाहिद को ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जर्वर स्टेटस दिलाने की बात कही तो इसराइल ने उसका अपोजिशन किया एंड इंडिया ने यहाँ पर इसराइल का सपोर्ट किया। नॉर्मली पहले इंडिया पैलेस्टाइन का सपोर्ट करता था, बट अभी यहाँ पर इंडिया ने इसराइल का सपोर्ट किया। ओके, सो पहली बात तो ये हुआ रिसेंट ट्रेंड जो चेंज हो रहा है इंडिया की तरफ से। सेकेंड, जून 2021 में इंडिया एब्सटेन्ड, मतलब इंडिया ने वोटिंग ही नहीं की ड्यूरिंग द वोटिंग ऑन अ रेजोल्यूशन कॉलिंग फॉर इन्वेस्टिगेशन इनटू इजरायली एक्शंस इन गाजा स्ट्रिप एट ह्यूमन राइट काउंसिल। सो जैसा हमें पता है कि इंडिया भी रिसेंटली अभी भी ह्यूमन राइट्स काउंसिल का मेंबर है। ओके, ह्यूमन राइट्स काउंसिल का मेंबर है, तो इंडिया को टेक्निकली ये क्वेश्चन आया था कि क्या इंडिया इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है जो इजराइल के एक्शन चल रहे हैं इन गाजा स्ट्रिप, बट इंडिया ने इसमें मना कर दिया, एब्सटेन कर दिया। मतलब इंडिया ने वोट ही नहीं किया, ना हाँ बोला ना बोला। ठीक है, सो इस पर पैलेस्टाइन काफ़ी गुस्सा हो गया था, उसने इंडिया को काफ़ी स्टेटमेंट्स वगैरह बोले थे। सो लेकिन बट दिस इज द ट्रेंड दैट वी शुड नो कि क्या चल रहा है एक्चुअली इंडिया, व्हाट इट इज ट्राइंग टू से। ओके, इसके अलावा कुछ स्टेटमेंट्स और हैं। रिसेंटली देखिए COP26 जब हुआ है ग्लासगो के अंदर, उसमें जो पैलेस्टाइन के पीएम ने उन्होंने एक स्टेटमेंट और कहा है कि जो इजराइल का ऑक्यूपेशन है इट थ्रेटन्स द पैलेस्टीनियन एनवायरनमेंट। देखिए हमें पता है कि जो COP होता है इट इज़ ऑन फॉर क्लाइमेट चेंज, राइट। सो क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की जाती है यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर टाइप के पॉलिटिकल मुद्दे को नहीं उठाया जाता है। सो यहाँ पर हम इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन का क्यों बात कर रहे हैं, दैट टू इन COP26 में। COP26 में हम बात नहीं कर सकते टेक्निकली, तो यहाँ पर बहुत ही समझदारी से पैलेस्टाइन के पीएम ने इजराइल के ऑक्यूपेशन को एनवायरनमेंट से कनेक्ट कर दिया है। इसको समझिए कि इजराइल के ऑक्यूपेशन को उन्होंने एनवायरनमेंट से कनेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल जब तक पैलेस्टाइन के अंदर है तब तक पैलेस्टाइन के एनवायरनमेंट को खतरा है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए कितने समझदारी से उन्होंने इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एनवायरनमेंट से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, ओके। इसके अलावा इंडिया ऑलरेडी फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है पैलेस्टाइन को, लेकिन पैलेस्टाइन डिमांड कर रहा है कि साथ ही साथ इंडिया पॉलिटिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करे उनको। ठीक है, पैलेस्टाइन की मैप देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, ये है मेडिटेरेनियन सी के जस्ट बगल में। नाउ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट दैट यू सी, दिस इज वेस्ट बैंक। ठीक है, दिस सेकेंड प्लेस इज गाजा स्ट्रिप। नाउ दीज कंबाइंड दे आर कॉल्ड एज पैलेस्टाइन। ओके, पैलेस्टाइन के जस्ट बगल में देखेंगे आप तो सीरिया एंड जॉर्डन मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको इजिप्ट मिल रहा है। ठीक है, सो इस मैप को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एंड पैलेस्टाइन क्या चाहता है, पैलेस्टाइन चाहता है दैट दे शुड दे शुड गेट बैक दिस प्लेस विद जेरूसलम एज इट्स कैपिटल। सो ध्यान रखिएगा, जेरूसलम को वो अपना कैपिटल मानते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है अंडर ट्रायल्स के ऊपर। लेट्स सी अंडर ट्रायल्स के ऊपर क्या है। सो अंडर ट्रायल्स को जब बेल मिल भी जाती है, अंडर ट्रायल्स कौन होते हैं, जिनके ऊपर कोई भी चीज़ का अक्यूज होते हैं, मतलब कि उनके ऊपर किसी भी चीज़ का इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इन्होंने कोई पर्टिकुलर गलती की है, लेकिन अभी वो इल्ज़ाम प्रूव नहीं हुआ होता है, वो अभी कोर्ट में चल रहा होता है। तो जब तक वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट उनको गिरफ्तार करने के बाद, यानी कि उनको अरेस्ट करने के बाद से लेकर के जब तक कोर्ट की पूरी प्रोसीडिंग्स चल रही होती है, उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसे अंडर ट्रायल्स कहते हैं उनको। ठीक है, सो कभी कभी क्या होता है, मतलब बहुत टाइम ऐसा देखा गया है कि अंडर ट्रायल्स बेल के लिए अप्लाई करते हैं और उनको बेल मिल भी जाता है, लेकिन इसके बावजूद उनको बेल मिलने के बावजूद क्या होता है, उनको सेवरल वीक्स जेल में रहना पड़ता है। कुछ रीजन है उसके, देखते हैं क्या रीजन है। फर्स्ट इज अरेंजिंग अ लोकल श्योरिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल श्योरिटी कौन होता है, श्योरिटी एक ऐसा पर्सन होता है जो उस पर्टिकुलर कोर्ट में आएगा और मतलब जिम्मेदारी लेगा उस पर्टिकुलर अक्यूज्ड की, जिसको जमानत पे रिहा किया जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी लेगा कि जब भी उसकी ज़रूरत होगी तो उसको इंश्योर करेगा कि वो कोर्ट में आएगा। ठीक है, अ श्योरिटी कम्स टू द कोर्ट एंड गिव्स अंडरटेकिंग टू द कोर्ट दैट ही विल इंश्योर द अपीयरेंस ऑफ द अक्यूज्ड। तो जब भी कोर्ट समन करेगा या फिर बुलाएगा उस पर्टिकुलर अक्यूज्ड को, तो वो श्योरिटी जो है ना, श्योरिटी वो इस बात की जिम्मेदारी लेगा कि मैं इसे लेकर आऊँगा कोर्ट तक। ठीक है, सो इसी मतलब जमानत पे, इसी बात पे उसको जमानत मिलती है। नाउ अगर इफ़ द अक्यूज्ड फेल्स टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, अगर वो नहीं आता है, देन जो श्योरिटी है उसका उसे एक बॉन्ड साइन करना होता है, इट विल बी फोरफिटेड, तो उसको वो पर्टिकुलर उसकी खारिज हो जाएगी, उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। बट एनी अक्यूज्ड कैन बी अ माइग्रेंट और नॉट अ लोकल रेजिडेंट। नो, ये प्रॉब्लम है यहाँ की। देखिए इंडिया में क्या होता है, इंडिया में एक लोकल श्योरिटी की डिमांड है कि लोकल श्योरिटी होना चाहिए, बट पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि जरूरी थोड़ी ना कि जो पर्सन जहाँ का है वो वहीं पर अरेस्ट होगा। अगर कोई पर्सन किसी ऐसी जगह पर अरेस्ट हो जाता है जो कि वहाँ का अगर नहीं है, तो कोई उसे जानता नहीं है, तो कोई भी उसके लिए जमानत देने नहीं आता है, राइट। कोई भी उसकी जिम्मेदारी लेने नहीं आता है, उसके कारण वो उसे काफ़ी दिनों तक जेल में रहना पड़ता है एंड इसके कारण काफ़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, नो, सेकंड स्टेटमेंट इज एड्रेस वेरिफिकेशन। देखिए जब भी बेल ऑर्डर मिल जाता है उसके बाद पुलिस पर्सनल्स क्या होते हैं, उस पर्टिकुलर अक्यूज्ड या फिर श्योरिटी के विलेज जाते हैं जो उसका
प्रॉपर विलेज होता है और वहाँ पर जाके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एड्रेस को वेरीफाई करते हैं कि जब ये जमानत पे जाएगा तो कहाँ स्टे करेगा, कैसे स्टे करेगा, कहीं मतलब भाग तो नहीं जाएगा या फिर कोर्ट में अपीयर नहीं होगा तो क्या करेंगे, कहाँ ढूंढेंगे। सो ये सारी चीज़ों के लिए एक प्रॉपर एड्रेस वेरिफिकेशन होता है, उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। उसी कारण भी उनको बेल के बाद भी कुछ दिनों तक जेल के अंदर रहना पड़ता है। इसके अलावा देयर इज एरर इन रिलीज वारंट। अब देखिए, जब भी एक पर्टिकुलर पर्सन को रिलीज किया जाता है तो साथ में उसको एक वारंट दिया जाता है। वारंट मतलब एक साइन पेपर दिया जाता है जिसके ऊपर सारे के सारे कंडीशंस लिखे होते हैं। अब इस पर्टिकुलर वारंट के अंदर अगर नॉर्मली कोई मिस्टेक्स होती हैं तो वो मिस्टेक्स को पहले रेक्टिफाई करेंगे, उसके बाद ही उसको छोड़ सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि अक्यूज के नेम में ही दिक्कत हो जाती है, मतलब टाइपिंग मिस्टेक या फिर ये प्रॉब्लम्स हो जाती है, उसके कारण उसको छोड़ नहीं सकते हैं और जब तक वो रेक्टिफाई नहीं होता तब तक हम छोड़ नहीं सकते, जब तक उनको छोड़ा नहीं जाता है। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन ये है कि जो जेल अथॉरिटीज़ हैं वो क्रॉस चेक कर सकती हैं एफआईआर से। एफआईआर क्या होता है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। एफआईआर के अंदर सारी की सारी चीज़ें एज इट इज़ लिखी होती हैं, जो भी जितने भी पर्सन्स वहाँ पर मौजूद होते हैं किसी क्राइम सीन पर, उन्होंने क्या क्या कब देखा, वो सबको सब लिखा होता है। तो टेक्निकली एफआईआर को बिल्कुल सही माना जाता है। तो किसी भी टाइप का अगर कोई भी एरर है तो उसको क्रॉस चेक किया जा सकता है एफआईआर से, राइट। ये चीज़ एक सॉल्यूशन की तरह है। फोर्थ पॉइंट इज बेल बॉन्ड। देखिए, आफ्टर एनी अक्यूज्ड इज ग्रांटेड बेल, जब किसी को बेल मिल जाती है तो उसके बाद उसके ऊपर एक बेल बॉन्ड लगाया जाता है, जहां पर कोई लोकल श्योरिटी, जैसा हमने बात की, कोई पर्सन जो कि उसकी जिम्मेदारी लेगा, या फिर उसका कोई रिलेटिव या फिर कोई फ्रेंड जो है वो कुछ पैसे अमाउंट अरेंज करेगा, जितना भी कोर्ट डिसाइड करेगी। अब वो पैसे देखिए किस फॉर्म में हो सकता है। फर्स्ट तो हमें पता है कि मनी के फॉर्म में हो सकता है, राइट। इसके अलावा इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, व्हीकल पेपर्स और थ्रू एफडी रिसीट। एफडी क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट रिसीट। तो इन 4 तरीकों से पैसे जमा कर सकता है वो कोर्ट के अंदर। अब इफ अक्यूज्ड वायलेट्स द बेल कंडीशन, अगर वो बेल कंडीशंस को पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं करता है, देन द कोलेट्रल जो भी उसने जमा किया है, मतलब व्हीकल पेपर्स, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स या फिर एफडी रिसीट कुछ भी, या फिर जो पैसे उसने जमा किए हैं वो काट लिए जाएंगे उस पर्टिकुलर अमाउंट से और उसको पूरे पैसे वापस नहीं किए जाएंगे अगर वो कंप्लीट नहीं करता है तो, ओके। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट इज, इसके अलावा उनको उस पर्टिकुलर पर्सन को एक पर्सनल बॉन्ड भी साइन करना होता है, ठीक है, जिसमें अंडर ट्रायल साइन करता है एक एफिडेविट को, जो कि उसको देना होगा तब अगर वो ब्रीच करेगा उस अपने बेल कंडीशंस को। यानी कि अगर किसी भी तरीके के बेल कंडीशंस को ब्रीच करता है या फिर जैसे कोर्ट वो टाइम पे नहीं पहुंचता है जब भी उसको बुलाया जा रहा है, तो उसको क्या होगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। एक पर्सनल बॉन्ड साइन करना होता है जाने से पहले, छूटने से पहले, ओके। इसके अलावा गेटिंग सर्टिफाइड बेल ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट इज ऑल्सो कम्बरसन प्रोसेस। बहुत सारे डिफरेंट टाइप की टेक्निकलिटीज होती हैं, प्रोसेस होती है। उसके कारण क्या होता है, अगर आज बेल मिलता है तो आज कभी कभी क्या होता है वो ऑर्डर नहीं मिल पाते, उसके कारण 1 दिन 2 दिन वेट करना पड़ता है, उसके बाद जाके ऑर्डर मिलते हैं, तब जाकर उसकी रिहाई होती है, तब जाके वो पर्सन छूटता है। अब देखिए कुछ इंस्टांसेस हैं। देखिए क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा है कि अ लोकल श्योरिटी कैन बी अ लोकल या फिर किसी अदर स्टेट से भी हो सकता है। देखिए ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक तरीका है कि अगर हम श्योरिटी को यहाँ से नहीं बुला सकते हैं तो हम कहीं और से बुला के एटलीस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन लॉ बोलता है क्या है, किसी भी तरीके कोई पर्सन अगर आता है उसको हमें एक्सेप्ट करना है, पुलिस को बोला जाता है कि वो एक्सेप्ट करेगा और लेट द पर्सन गो, उसको जो अक्यूज्ड है उसको जाने दिया जाएगा अगर उसको बेल मिल गई है तो। सेकंड पॉइंट, वाइल प्रॉपर लीगल रिप्रेजेंटेशन स्पीड्स ऑफ द प्रोसेस। अगर प्रॉपर लीगल रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, जैसे कोई रिच पर्सन है उसको अगर अच्छा लॉयर मिल जाए, राइट, उसके पास प्रॉपर सब कुछ हो, सब कुछ टाइम से कंप्लीट कर दे तो प्रोसेस काफ़ी स्पीड अप हो जाता है। लेकिन दिक्कत क्या है, उनका क्या, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ को, जो पुअर लोग हैं वो लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए काफ़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। उनको काफ़ी दिनों तक जेल में वेट करना पड़ता है जब तक उनके सारे के सारे चीज़ें टैकल नहीं हो जाती, सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाते हैं। इसका एक सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि अगर हम कोर्ट ऑर्डर को, जो भी पर्टिकुलर कोर्ट ऑर्डर है उसको इमीडिएटली उसी टाइम, जैसे ही उसका बेल रिलीज होता है उसी टाइम अगर हम कोर्ट ऑर्डर को ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाए किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट पे, जो भी वो लोग डिसाइड करें, ई कोर्ट की वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं, तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम रोक सकते हैं, बिकॉज इमीडिएटली वो जेल तक वो बेल ऑर्डर पहुंच जाएगा और उसको इमीडिएटली छोड़ दिया जाएगा, राइट। इसके अलावा रिसेंटली कोर्ट्स ने, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली क्या अलाउ किया है, उन्होंने अलाउ कर दिया है कि कोई भी अंडर ट्रायल अगर उसके पास श्योरिटी नहीं भी है तो भी उसको सिर्फ पर्सनल बॉन्ड पे जाने दे, अगर उसका ज़्यादा मतलब ज़्यादा उसका क्राइम बड़ा ना हो। तो अगर छोटा क्राइम हो तो उसको पर्सनल बॉन्ड सिंपल दे के उसको छोड़ा सकता है, मतलब सिंपली वो लिख कर देगा कि अगर मैंने किसी भी तरीके का बेल कंडीशन को वायलेट किया तो मैं इतना पे करने को रेडी हूँ, ये चीज़ उसको लिख कर देना होगा। और ये भी लिखना होगा कि मैं किसी भी टाइप के वायलेशन नहीं करूँगा, किसी बेल कंडीशन को वायलेट नहीं करूँगा। ये लिख कर भी छोड़ने की प्रावधान है, अगर मतलब जो प्रॉब्लम है, अगर जो दिक्कत है वो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, अगर गुनाह उसका बहुत बड़ा ना हो तो, ठीक है। इसके अलावा कोर्ट हैव रेपिटेडली सेड दैट वंस अ बेल ऑर्डर इज गिवन द रिलीज शुड बी क्विक। ये कोर्ट हमेशा बोलता है कि अगर मैंने बेल दे दिया है तो उसको जल्दी छोड़ दो।
Now, once a bail order is passed, any unnecessarily delay in the release is a violation of constitutional protection. Obvious सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रॉपर्ली प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया हुआ है कि अगर एक बार बेल मिल गया तो उसको छोड़ना है, लेकिन अगर नहीं छोड़ रहा है तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन उसकी वायलेट हो रही है। सॉल्यूशन क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फास्टर क्या है देखते हैं, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। एक टाइप का ऑनलाइन वेबसाइट है जो कि अलाउ करेगा ट्रांसमिशन ऑफ ई कॉपीज, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज या फिर कोर्ट ऑर्डर्स थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक चैनल टू जेल अथॉरिटीज। तो क्या होगा, डायरेक्टली देखिए कोर्ट जो है वो डायरेक्टली अपना जो भी ऑर्डर होगा वो सेंड कर देगा जेल अथॉरिटीज़ को, और जेल अथॉरिटी क्या करेगा, उसको पर्टिकुलर चीज़ को वेरीफाई करके और पर्सन को छोड़ देगा। यही तो चाहिए हमें, राइट। तो अभी क्या होता है, अभी दिक्कत होती है कोर्ट को जेल पहुंचाने के लिए जो पर्टिकुलर ऑर्डर है, ये पहुंचने का जो टाइम लैग है ना, ये काफ़ी बढ़ गया है। ये बढ़ने के कारण क्या होता है, ये पर्टिकुलर पर्सन का छूटना काफ़ी लेट हो जाता है। मतलब जब तक उसको बेल मिलती है और जब तक उसको छोड़ा आता है उसके बीच का डिफरेंस बढ़ जाता है। तो किसी तरीके से अगर हम कोर्ट का ऑर्डर डायरेक्टली जेल तक पहुँचा दें तो वो डायरेक्टली छूट सकता है, राइट। तो यही हमारी कोशिश है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट अ मोबाइल आयरनिंग कार्ड। ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको देखते हैं। रिसेंटली तमिलनाडु की एक लड़की है विनीशा उमा शंकर, उन्होंने एक आयरन मैक्स बनाया है। ये देखिए, इसमें देखिए क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। नाउ इट हैज़ सोलर पैनल्स विद अ रूफ कनेक्टेड टू अ 100 AH बैटरी। सो देखिए ये एक रूफ है जिसके ऊपर सोलर पैनल्स है, जिसके ऊपर एक बैटरी लगी हुई है 100 AH की, राइट। नाउ इट टेक्स 5 hours ऑफ ब्राइट सनशाइन टू फुली चार्ज द बैटरी। 5 घंटे में ये पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है, और उसके बाद ये आयरनिंग बॉक्स को 6 घंटे तक चार्ज करता है। ओके, इसको ध्यान से देखिए क्या है ये एग्जैक्टली। ये देख रहे हैं, ये एक आयरन है, आयरन जो कपड़े पे करते हैं, राइट। अब करना क्या है, होता क्या है, देखिए अभी तक अगर आप गांव वगैरह साइड में जाएंगे तो आयरन कैसे यूज होता है, लेट्स सी। आयरन देखिए कैसे यूज होता है। जैसे अगर ये आयरन है तो आयरन जो है खुलता है, राइट, और इसके अंदर वो लोग कोल भरते हैं, राइट। वो लोग कोल भरते हैं, कोल जो गर्म होता है उसको भरते हैं, और जब ये गर्म हो जाता है तो उससे वो लोग कपड़े को इस्त्री करते हैं, राइट, उसको प्रेस करते हैं कपड़े को। इससे क्या होता है, कोल का यूसेज के कारण क्या होता है, दिक्कत होती है कि जो पर्सन उसको कर रहा है उसके हेल्थ पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, प्लस लॉन्ग टर्म में एनवायरमेंट पे भी काफ़ी इंपैक्ट पड़ता है। नाउ द पॉइंट इज कि हमें किसी तरीके से क्या करना है, हमें किसी तरीके से क्या करना है, अगर हम इस पर्टिकुलर कोल को जो कि आयरन के अंदर लगता है हटाकर अगर हम किसी और तरीके से उस आयरन को गर्म कर सकें तो हमारा काम हो जाएगा। तो विनिशा ने क्या किया है, इसे सोलर पैनल से कनेक्ट कर दिया। तो जब उन्होंने सोलर पैनल से कनेक्ट किया है तो ये 100 AH की बैटरी जो है वो ऑटोमेटिकली इस आयरन को गर्म करती है, और उसके कारण अगले 6 घंटे तक, मतलब 5 घंटे चार्ज करके 6 घंटे तक उस पर्टिकुलर आयरन को यूज़ किया जा सकता है। इस पर्टिकुलर इन्वेंशन के लिए देखिए, ये कोल के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है, बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट हो सकता है। ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है और बहुत बड़ी इन्होंने काम किया है। देखिए इसके लिए इनको क्या किया है, रिसेंटली चिल्ड्रंस क्लाइमेट प्राइज़ दिया गया है, जो कि स्वीडन का चिल्ड्रंस क्लाइमेट फाउंडेशन है वो प्रोवाइड करता है। सो 2021 का चिल्ड्रंस क्लाइमेट प्राइज़ इनको दिया गया है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्लाइमेट रिलेटेड अवार्ड्स फॉर यंग इनोवेटर्स, जो बच्चों को दिया जाता है। ये बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है। नेक्स्ट टॉपिक इज यूएसए ने रिसेंटली पुट पेगासस मेकिंग कंपनी ऑन ब्लैक लिस्ट। सो क्या है देखते हैं, ब्लैक लिस्ट क्या है। इसमें एक कंपनी है जिसका नेम है एनएसओ, ठीक है। एनएसओ इट इज़ इंक्लूडेड इन एंटिटी लिस्ट। एक एंटिटी लिस्ट नाम की कंपनी है, एंटिटी लिस्ट है जो कि यूएसए इसको वो करता है, अप्रूव करता है। क्या है देखिए, इसमें जो भी पर्टिकुलर कंपनी एंटिटी लिस्ट के अंदर आती है उसका एक्सपोर्ट्स टू देम फ्रॉम यूएसए ऑर्गेनाइजेशंस आर रिस्ट्रिक्टेड, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। इट विल बी हार्डर फॉर द अमेरिकन रिसर्चर्स टू सेल देम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब जिस पर्टिकुलर कंपनी को भी एंटिटी लिस्ट के अंदर डाल दिया जाएगा उससे यूएस की कंपनी जो है आराम से ट्रेड नहीं कर पाएंगी, स्पेशली आईटी के सेक्टर में ट्रेड नहीं कर पाएंगी, कोई भी इन्फॉर्मेशन उसको देख नहीं पाएंगी, कोई भी इन्फॉर्मेशन उनसे ले नहीं पाएंगी। तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब और कौन कौन सी कंपनीज है जो इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर है, इजराइल की कंपनी है कैंडूरू, सिंगापुर की कंपनी है कोसैनिक, देखिए दैट इज कंप्यूटर सिक्योरिटी इनिशिएटिव कंसल्टेंसी पीटीई। इसके अलावा रशिया की एक कंपनी है जो कि पॉजिटिव टेक्नोलॉजीज। ये 3 कंपनीज ऑलरेडी इस पर्टिकुलर इसके अंदर है, अभी एक और एनएसए को भी इसके अंदर डाल दिया गया है। ओके, इसके अलावा देखिए पेगासस है क्या, पेगासस एक स्पाईवेयर है। जैसा हमें पता है कि पेगासस एक स्पाईवेयर है, ठीक है। जो कोई भी स्मार्टफोन जिसके अंदर पेगासस अगर चला गया तो इट बिकम्स अ पॉकेट स्पाइंग डिवाइस। तो एक स्पाइंग डिवाइस की तरह काम करने लगेगा। कैसे? नाउ इट अलाउज देम टू रीड द टारगेट्स मैसेजेस। तो जिसके फ़ोन में भी पेगासस जाएगा, ठीक है। देखिए अगर ये एक मोबाइल फ़ोन है, अगर
एक पर्टिकुलर यूज़र एक पर्टिकुलर हैकर अगर पेगासस को इस फ़ोन के अंदर डाल देगा तो ये हैकर जो है क्या क्या कर सकता है देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ही कैन रीड द टारगेट्स मैसेज, तो जो भी पर्टिकुलर मैसेजेस इस फ़ोन के अंदर हैं उसको ये डायरेक्टली रीड कर सकता है, ठीक है, रीड कर सकता है। इसके अलावा ही कैन लुक थ्रू द फोटोज़ एंड ट्रैक देयर लोकेशन। सो लोकेशन की प्राइवेसी गई, ठीक है, बिकॉज पेगासस डायरेक्टली लोकेशन बता सकता है। इसके अलावा फोटोज़ जो भी चाहे वो चेक कर सकता है, तो ये भी प्राइवेसी गई, ठीक है। इसके अलावा दे कैन इवन टर्न ऑन देयर कैमरा विदाउट देम नोइंग, तो जिसका ये फ़ोन है उसे पता नहीं होगा बट ये हैकर यहीं से बैठे बैठे इसका कैमरा ऑन कर सकता है। ओके, सो दिस इज अ बिग प्राइवेसी इशू। ओके, इसके अलावा नाउ दीज टूल्स हैव ऑल्सो इनेबल्ड फॉरेन गवर्नमेंट्स टू कंडक्ट ट्रांसनेशनल रिप्रेशन टारगेटिंग जर्नलिस्ट्स एंड एक्टिविस्ट आउटसाइड ऑफ देयर सॉवरेन बॉर्डर्स टू साइलेंस डिसेंट। हुआ क्या है, कभी कभी एक पर्टिकुलर कंट्री ए जो है कंट्री बी के अंदर अगर कोई ऐसा जर्नलिस्ट बैठा है जो कंट्री ए के अगेंस्ट लिख रहा है, ठीक है, तो ए क्या करती है इस पेगासस के सॉफ्टवेयर के थ्रू इस बी कंट्री बी यानी कि जो इसके जुरिस्डिक्शन में था भी नहीं उसके कंट्री के अंदर के अंदर जाकर उसके जर्नलिस्ट पे के मोबाइल फ़ोन्स या फिर किसी भी तरीके का पर्सनल डिवाइसेस के अंदर पेगासस को इंस्टॉल कर देती है। उसके कारण जो भी उनके पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है उसको यूज़ करके मिसयूज़ करती है बेसिकली, ठीक है। तो ये एक ट्रांसनेशनल क्राइम का भी ये काफ़ी मतलब बड़ा सोर्स बन गया है पेगासस। इसके अलावा जो कंपनी है एनएसओ वो ये बोलती है कि इसका जो टेक्नोलॉजी है लाइक पेगासस इट सपोर्ट करता है यूएसए की नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को, ठीक है। सो एनएसओ जो कंपनी ऑब्वियसली अपने प्रोडक्ट का वो बचाव करेगी, वो ये बोल रही है कि हमारी सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं यूएसए के नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं कि इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग टेररिज्म एंड क्राइम एंड, ठीक है, ये बोल रहा है कि मैं क्राइम और टेररिज्म को रोकने के लिए हमने ये पर्टिकुलर स्पाईवेयर बनाया ताकि हम उनका फ़ोन वगैरह ट्रैक कर सकें एंड ऑल। इसके अलावा एनएसओ ने ये भी जानकारी दी है कि हम 45 कंट्रीज़ में ऑलरेडी इस पर्टिकुलर चीज़ को बेच चुके हैं, ठीक है। सो 45 कंट्रीज़ ऑलरेडी इसको यूज़ कर रही हैं। ओके, इसके अलावा देयर थिंग कॉल्ड एज जीरो क्लिक क्या है देखिए। जीरो क्लिक आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीरो क्लिक किस चीज़ से रिलेटेड है। ध्यान रखना, जीरो क्लिक एक टाइप का एक कंडीशन है जो कि हेल्प करता है स्पाईवेयर्स को, ठीक है, एक हेल्प करता है स्पाईवेयर। सो ध्यान रखना ये कोई स्पाईवेयर नहीं है बट ये हेल्प करता है, ये ठीक है, ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है स्पाईवेयर्स के लिए। इट गेन्स कंट्रोल ओवर ए डिवाइस विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन और ह्यूमन एरर। सो देखिए पेगासस में क्या होता है, पेगासस में ये होता है कि अगर एक फ़ोन है, ठीक है, आप पे एक एसएमएस आएगा, अगर उस पर्टिकुलर लिंक को हमने एक्टिवेट कर दिया, ठीक, मतलब ओपन कर दिया या फिर क्लिक भी कर दिया तो ऑटोमेटिकली पेगासस हमारे उसके अंदर फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन जीरो क्लिक नाम का जो नया ये आया है इसमें क्या होता है, इसमें अगर आपके फ़ोन में उसको कंट्रोल करना है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे अंदर मैसेज भी नहीं आएगा। अगर मैसेज आएगा भी तो हमें उस पर क्लिक करने की जरूरत भी नहीं है। अगर हमने क्लिक नहीं भी किया है ना फिर भी वो ऑटोमेटिकली हमारा फ़ोन हैक कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज जीरो क्लिक, ठीक है। नाउ ये एप्पल के आईफोन्स में रिपोर्ट किया गया था कुछ दिनों पहले बट एप्पल ने इसका पैच निकाल लिया। सो दिस इज ओके। सो दिस वाज ऑल, थैंक यू।